हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ ना, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज मैं पूरा का पूरा क्लास 10th का मैथ का फॉर्मूला बताने वाला हूँ। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, अधिकतर गलती करते हैं कि वो उनको मैथ तो बनाने आता है, लेकिन एंड टाइम पर क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में वो फॉर्मूला भूल जाते हैं। अब बताइए, आप मैथ बनाना जानते हो और फॉर्मूला ही याद नहीं रहे तो कैसे मैथ सोल्व होगा। और त्रिकोणमिति हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, या मेंसुरेशन हो गया, ये सब जितने टॉपिक है ना क्लास 10th के, वो सभी फार्मूला पे ही डिपेंड है। अब एपी आपको आता है बनाने के लिए और एसएन का फार्मूला ही भूल जाओ तो कैसा होगा। तो इसीलिए बाबू कि मैं आप लोगों के लिए जो है ना पूरा का पूरा फार्मूला चैप्टर वाइज मैं लेकर के आया हूँ। तो यह वीडियो देखना बिल्कुल मिस मत करें। जो बच्चे ये वीडियो देखना मिस कर रहे हैं ना, उनको काफ़ी जो है ना दिक्कतें होगी एग्जाम में, क्योंकि उनको फॉर्मूला मेन रूप से जो है ना मैथ के लिए फॉर्मूला ही है। फार्मूला अगर याद रहे तो मैथ आप आराम से बना दोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का वीडियो में पूरा का पूरा मैं फार्मूला आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या से। किससे दोस्तों? वास्तविक संख्या से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। अब देखिए, वास्तविक संख्या में कुछ खास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ ओनली फॉर एक फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो ना, तो वास्तविक संख्या से कोई भी प्रश्न आपको छूटने वाला तो नहीं है। क्या है ये फॉर्मूला? तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये फॉर्मूला आपको एकदम कंप्लीट रहना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पढ़े होंगे, आपको याद होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ निकाले। तो ये फॉर्मूला जो है ना इंपॉर्टेंट होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। अब देखिए, अगर यही फॉर्मूला आपको याद है तो क्या इससे आप भाजक नहीं निकाल दोगे? क्या आप इससे भागफल नहीं निकाल दोगे? क्या आप इससे शेषफल नहीं निकाल दोगे? अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो आप इससे तीनों निकाल सकते हो। तो मेन रूप से आपको ये याद करना है। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये लेकर के चलना है। वास्तविक संख्या में अगर हम भाजक निकालना चाहते हैं तो भाजक हो गया। ठीक है। और देखिए, हमेशा बड़ा से घटाइएगा। बड़ा सबसे होता है क्या? भाज्य। भाज्य हो गया, ये प्लस शेषफल है ना, ये प्लस शेषफल है, तो ये इधर बराबर के इधर जाएगा, तो क्या किस चीज में होगा? माइनस शेषफल। और ये गुना में भागफल है, तो ये क्या आ जाएगा? भागा में भागफल आ जाएगा। ठीक है। आप लोग को तो पता है ही ना कि अगर हम भाजक ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब हम लोग को भागा क्या करना है ना, वो देखना है, जांच करना है कि वो हमारा सही है या गलत। देखिए, बीच वाला जो होता है इसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं बीच वाले को। ठीक है। और जिसे आप भाग लगाते हैं उसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। अब दो को आप कितना बार पढ़ोगे कि 4 आएगा? तो 2 बार। तो ये जितना बार आप पढ़ते हैं उसको भागफल कहते हैं, और ये 4 यहाँ पे लिख के जो काटते हैं ना, वो हमारा क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। तो ये फॉर्मूला में तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक फॉर्मूला बस, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। एकदम रट लो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। अब इसी को अगर अंग्रेजी में होता है ना, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, लेकिन आप वही लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं आपको रियल नंबर में क्या बताया, वो एक फॉर्मूला जो है आपको कंप्लीट रखना है, एक फॉर्मूला कंप्लीट रखना है। अब देखिए, दूसरा फॉर्मूला क्या है, मैं एकदम इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। जब आपको दे दिया जाए दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम, तब ये फॉर्मूला जो है काफ़ी खतरनाक फॉर्मूला है दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, आप नहीं बना पाओगे। जब भी दो संख्या दिया रहता है और एक संख्या का मसा पता होना और दूसरा संख्या का लसा पूछ दिया जाए, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि एचसीएफ है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, 2,3 आप जरूर पढ़े होंगे, बराबर 6 है, और एलसीएम जो है 2,3 बराबर आपको भाट पूछ दिया। ठीक है। तो बताइए एचसीएफ आपको कितना है? 6, और 2,3 यहाँ है, तो 2,3 यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो दो संख्या का गुणनफल यानी पहली संख्या ये लेना है और दूसरी संख्या ये लेना है। एचसीएफ कहा, तो एचसीएफ कितना है? 6 है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल दीजिए। ये गुना में एलसीएम रहेगा, इधर कर दीजिए, भागा में एलसीएम हो जाएगा, आराम से आप एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है। तो जब ये फार्मूला आपको कब लगाना है? जब आपको पूछा जाए कि दो संख्या का गुणनफल
का मासा जो है इतना है और लसा हमें निकालना है, तब ये फार्मूला लगा दीजिए। नहीं तो अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि मासा दिया गया है, लसा दिया गया है और एक संख्या भी दिया गया है, दूसरी संख्या निकालना है, तो ये फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग दो संख्या को बोलते हैं a गुना बी इंटू HCF गुना LCM। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड चैप्टर में बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर हमारा जो है पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स को हम लोग बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुपद का मतलब क्या होता है समझिए। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका कोई भी घात ऋणात्मक नहीं हो। ठीक है, वो तो बात की बात है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद कहने का मतलब जिसका पावर में एक हो, यहाँ लिखा हुआ भी है, घात जिसका एक हो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, और जिसका घात हमारा दो हो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिसका घात हमारा तीन हो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो है ना आसान। इसमें क्या रखना है कि रैखिक बहुपद आप समझ जाना, रैखिक बहुपद का घात होता है हमेशा एक, द्विघात बहुपद का होता है दो, और त्रिघात बहुपद का होता है तीन। कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है। ठीक है, ये आपका उसका व्यापक रूप है। कैसे लिखा जाता है द्विघात बहुपद को? तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स दो गो है ना, तो उसे घटा दीजिए तो एक्स हो गया। ABC पहले लिख लीजिए आप लोग, तो फिर एक्स का पावर घटाते चलेंगे, तो एक्स का दो हो गया, एक्स का एक हो गया। अब एक्स का जीरो नहीं लिखना है, जो सी होता है ना वो कांस्टेंट होता है, चरपद होता है। ठीक है, अब जब यहाँ त्रिघात बहुपद में जाएंगे तो इसका पावर तीन है, फिर घट गया दो हो गया, फिर घट गया एक हो गया, फिर अचर पद हो गया डी। तो इसका ध्यान देना है कि अगर रैखिक बहुपद पूछे तो वहां पर हमेशा घात एक, द्विघात पूछे तो घात दो, त्रिघात पूछे तो घात तीन। ये सब बस आपको माइंड में रखना है। ठीक है, मेन रूप से देखिए फॉर्मूला ये है, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए द्विघात बहुपद का, क्या पूछा जाए? द्विघात बहुपद का। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना हमेशा पूछा जाता है, द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या पूछा जाता है आपको? द्विघात बहुपद जो है ना ये पूछा जाता है। ये फॉर्मूला इसका ये होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर एकदम याद कर लो आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपको एक मूल, देखो मूल को क्या क्या होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। ठीक है, आप मेरी बातों को समझिए। ठीक है, वीडियो देखते देखते मेरी बातों को समझिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, मूल जो होता है एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आप जरूर पढ़े होंगे, 2,3 है, इसका मतलब है कि इसमें मूलों का योगफल 2 दिया गया है, मूलों का गुणनफल 3 दिया गया है। अब मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये दिया गया और पूछ दिया द्विघात समीकरण, तो आराम से आप निकाल दोगे। ये फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद रखोगे बन जाएगा। कैसे बनेगा समझिए। एक्स स्क्वायर है तो पहले एक्स स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा के मान कितना दिया गया है? 2 दिया गया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और यहाँ एक्स है तो ये हो गया एक्स, प्लस है तो प्लस हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए कितना दिया गया है? 3, और ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये हमारा कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। तो जब भी द्विघात बहुपद पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आप अवश्य ध्यान दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, यहाँ एक नोट में मैंने दिया है, क्या दिया है कि समझिए। कहता है बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो जीरो लगा देना है। ठीक है, अगर बहुपद के जगह क्या हो, समीकरण हो, तो हमें क्या लगाना है? जीरो लगाना है। समझिए, अगर 2x प्लस 3 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर बराबर में जीरो नहीं, जीरो के अलावा कोई भी दूसरा संख्या भी हो तो उसको समीकरण बोलते हैं। अगर बराबर में हम जीरो दे दे, 2 3 4 5 कुछ भी दे दे तो उसको समीकरण बोलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये क्या है, तो एक बहुपद है, इसमें बराबर लगा हुआ नहीं है ना। कहता है ना कि बहुपद की जगह अगर यदि समीकरण हो तो उसमें जीरो लगा दीजिए। अगर यहाँ पर हम जीरो लगा दिए, या हम यहाँ 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, 4 लगा दिए, कुछ भी लगा दिए, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाता है, जिसको हम लोग समीकरण कहते हैं। किसको बोलते हैं? समीकरण कहते हैं। तो ये ध्यान होना चाहिए कि अगर बराबर लगा हुआ है तो समीकरण है, बराबर नहीं है तो वो बहुपद है। क्या है? बहुपद है। सही है। अब यहाँ से देखिए, याद रखेंगे मूलों का योगफल और गुणनफल। मूलों का योगफल गुणनफल को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटाए। एकदम रामबाण है, इसको याद कर लेना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटाए। इससे प्रश्न काफ़ी पूछे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जिसको मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
वन बटा अल्फा प्लस वन बटा बीटा का मान हमेशा माइनस बी बटा सी होता है। ये सब याद रखना है आप लोग को। वन बटा अल्फा रहे, वन बटा बीटा रहे तो उसका मान माइनस बी बटा ए होता है। आप लोग जरूर पढ़े होंगे माइनस बी बटा सी होता है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये जो है ना इसको गामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए होता है। सही है। अब हमारा देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला और बचता है हमारा, ये अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, उसका मान हमेशा सी बटा ए होता है। क्या होता है? सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान हमेशा सी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हमेशा माइनस डी बटा ए होता है। क्या होता है? माइनस डी बटा ए होता है। यहाँ तक आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला बस मैं आपको दे दिया हूँ। फॉर्मूला अच्छे से कॉपी पे नोट करो और बढ़िया से इसे याद कर लो, क्योंकि बच्चे याद नहीं करेंगे ना तो एग्जाम में क्या होगा ना कि प्रश्न तो आपको बनाने आएगा ही, ठीक है, बनाने आता भी होगा, बट अगर फॉर्मूला नहीं याद रहे तो एक भी नहीं हिलेगा। आप सोचो कि आयत का हम दे दें लंबाई, आपको चौड़ाई दे दें, और आपको क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर याद नहीं रहे कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, कि लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, कि लंबाई माइनस चौड़ाई होता है, क्या आपको दिक्कत नहीं होगा बनाने में? आप सोच के तो देखो बाबू कि आपको दिक्कत तो होगा ही। तो ये चीज़ है, ठीक है। अगर आपको खाना दे दिया जाए, पानी ना पूछा जाए तो आपको कैसे लगेगा, उसी प्रकार से ये फॉर्मूला भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप फॉर्मूला को अच्छे से याद करके जाएं। याद करके जाओगे कभी भी आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमारा देखिए अगला चैप्टर क्या होता है, ठीक है। हमारा अगला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें आपको बस याद रखना है कि कौन संगत है, कौन असंगत है, कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है, ठीक है, ये सब याद रखना है। देखिए अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहे, मतलब कि अगर समीकरण हम आपको कुछ इस प्रकार से समीकरण आप जरूर देखे होंगे, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 2, और यहाँ पर फिर 3x और प्लस में 2y बराबर आपका 5, ठीक है। इसमें जब रहता है ना तो आपको पूछा जाता है ये संगत है, असंगत है कि प्रतिच्छेदी है। तो यहाँ पर देखा जाता है दो, ऊपर वाला a1 होता है, फिर उसके बाद b1 होता है, फिर c1 होता है, फिर a2 होता है, फिर b2 होता है, फिर c2 होता है। तो यहाँ 2/3 हो गया, यहाँ 3/2 हो गया, यहाँ 2/5 हो गया। कोई बराबर है नहीं है, तो इसी लिए संगत हुआ। तो इसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब रहे ना तो उसको संगत बोलते हैं, और संगत के साथ साथ उसका और भी नाम है कि इसका प्रतिच्छेदी भी बोलते हैं। और कोई पूछेगा इसका कितने हल होते हैं तो ओनली फॉर एक हल होते हैं, और इसी का ग्राफ बनाना संभव है दोस्तों। इसी का ग्राफ बनाना क्या है? संभव है। ये ध्यान देना कि संगत का ही ओनली फॉर ग्राफ बनता है, कभी असंगत का ग्राफ नहीं बनता। अगर ग्राफ 5 नंबर में आता है ना एग्जाम में आप लोग का, तो 5 नंबर का जो ग्राफ आएगा ना, देखना कि वो जो इक्वेशन रहता है वो संगत होता है, संगत होता है, तभी आप उसका ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान देना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो संगत बोलिए, हल पूछे तो केवल एक हल होगा, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग का a1/a2 क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू क्या है? c1/c2। जब दो बराबर एक बराबर नहीं रहे, जब दो बराबर और एक बराबर क्या हो नहीं है, दो बराबर है एक बराबर नहीं है, तो उसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। इसका कोई पूछेगा हल कितना है तो बोलना कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और ये कैसा है? तो समांतर है। कैसा है? तो समांतर है, ठीक है। और जब तीनों के तीनों बराबर रहे, जब तीनों के तीनों बराबर रहे, जैसे दूर है तो इधर भी दूर है, ऊपर 4 है तो इधर भी 4 है, इधर 6 है तो इधर भी 6, क्या हम अगर बटा करेंगे तो क्या बराबर नहीं दिखेगा? ठीक है। ये भी एक बार में कटेगा, ये भी एक बार में कटेगा, ये भी एक बार, एक बराबर एक, तो ये कौन सा हुआ मान? संगत हुआ, ठीक है। संगत का ही हमेशा ग्राफ बनेगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। कभी एक चीज इसका कभी ग्राफ नहीं बन सकता है, ध्यान देना, इसका कभी ग्राफ आप नहीं बना सकते हो। जब भी बनेगा तो संगत का बनेगा, और इसका हल क्या होगा? तो अपरिमित रूप से उसका ढेर सारा हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, और इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? पहला कि जब दोनों के दोनों बराबर, कोई भी बराबर नहीं हो, उसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी, उसी को संगत बोला जाता है, ठीक है। और जब दो बराबर हो एक बराबर नहीं हो तो उसको असंगत बोलते हैं, और उसको समांतर बोला जाता है, ठीक है। और जब तीनों के तीनों बराबर हो, ठीक है, तीनों के तीनों बराबर हो तो उसको संगत बोलते हैं, और उसको संपाती बोलते हैं। तो इसके साथ हमारा ये 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हमारा जो है 4th चैप्टर, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा 4th नंबर चैप्टर है। इसको
देखते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में जानते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण में देखिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है बाबू, जो आपको पूछेगा विवेचक या विविक्तर के नाम से। ठीक है, कि विवेचक निकालिए, विविक्तर निकालिए, तो वहां पर आपको लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एकदम ध्यान देना आप लोग को। अब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो इसका मूल कैसा होता है? तो वास्तविक होता है और समान होता है, वास्तविक होता है और क्या होता है? समान होता है। ठीक है, ये डी आप कैसे निकालोगे आपको पता है ही, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे रहे 2x प्लस 3y बराबर 2, आपको कह दिया विवेचक निकाली विविक्तर, तो आप फर्स्ट वाला को क्या मानेंगे? ए, सेकेंड वाला को बी, थर्ड वाला को सी, और ये फार्मूला पे सेट कर देंगे, विवेचक विविक्तर निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला देखिए, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर जीरो से ये डी का मान बड़ा हो गया, जीरो से डी का मान क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो इसका मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और क्या होगा? असमान होगा। लेकिन जब डी का मान जो है जीरो से क्या आ जाए? छोटा आ जाए। छोटा आने का मतलब वो क्या आएगा? मान निगेटिव आएगा, और क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो जीरो का मान जो है, अगर डी, जीरो से डी का मान क्या हो जाए? छोटा आ जाए, तो उसका अवास्तविक मान होगा। क्या होगा? अवास्तविक मान होगा। ठीक है, मूल समझिए, तब मूल का फॉर्मूला याद होता है, और इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। ये सबसे मेन फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला कब लगाता है व्यक्ति? जब उसको गुणनखंड जो है ना, जब उसको गुणनखंड नहीं आ रहा है। ठीक है, गुणनखंड मतलब आप बना रहे हो, आपको आता है बनाने के लिए, और गुणनखंड उसका कट ही नहीं रहा है, सही से आ ही नहीं रहा है, तब ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं द्विघात समीकरण का। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस बी, इसको पढ़ेंगे कैसे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। सही है। अब देखिए इसमें दो पार्ट है, तो दो पार्ट क्या क्या है? एक प्लस में अलग कर दीजिए, एक माइनस में अलग कर दीजिए। तो हम बताए थे ना, मूल क्या एगो होता है? दो गो होता है, एक अल्फा हो गया या एक्स बाई, कुछ भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा हो गया माइनस बी, ये क्या लिया? प्लस वाला ले लिया। ठीक है, फिर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, सेम टू सेम। बीटा बराबर क्या हुआ? तो ये प्लस माइनस था ना, तो ये ले लिया, किस चीज का? माइनस का ले लिया। बस ये ध्यान देना, द्विघात समीकरण पूछेगा तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। क्या कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब हमारा इसी के साथ ये हमारा 4 चैप्टर जो है ये फिनिश हो चुका, 4 चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका। उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हमारा देखिए 5वां चैप्टर, जिसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। बच्चे एपी जानते हैं इसको? एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब एपी में देखिए क्या है, इसमें सर्वांतर का फॉर्मूला याद रखना है, A2 माइनस A1, जिसको A2 माइनस A1 बोलिए या T2 माइनस T1 बोलिए। सर्वांतर कैसे निकलता समझिए, अगर 2 है, ठीक है, 4 है, 6 है, और आगे और भी संख्या इसका पूछ दिया जाए सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब होता है कि जितना पद दिया गया है ना, जितना पद दिया गया, वो सभी पदों का अंतर जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। सभी पदों का अंतर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं? इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3। अगर A1 A2 नहीं लेना है तो T1 T2 T3 कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, जब भी निकालना है तो ये फर्स्ट वाला से नहीं घटाना है, ये सेकेंड से पकड़िए तो सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला घटा दीजिए। थर्ड के अगर पकड़ते हैं तो थर्ड वाला से थर्ड को पकड़ते हैं तो थर्ड वाला से सेकेंड वाला को घटा दीजिए। मतलब जो भी संख्या लेंगे उससे पहले वाला घटाना है, जो भी संख्या लेंगे उससे पहले वाला घटाना है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सर्वांतर का फॉर्मूला A2 माइनस A1। अब एक होता है an का फॉर्मूला, an मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। अगर आपसे पूछे ना कि 2 3 दे दिए, 6 दे दिए, 9 दे दिए, डॉट डॉट डॉट, आपको पूछे 30वां पद निकालिए, तो जो 30वां पद हुआ वो किसका मान हुआ? n का मान हुआ। ठीक है, वहां से फॉर्मूला आप लगा दीजिए an। a तो आराम से निकाल देंगे, a का मतलब हो गया जो शुरू वाला संख्या वो a हो गया। d आराम से निकाल देंगे, पीछे वाला को आगे से घटा दीजिए तो d निकल जाएगा। n जब 30वां पद कहेगा तो वहां पर n हो गया, आराम से आप n निकाल दोगे। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला कहाँ यूज होगा आप लोग को पता होना चाहिए, पता होगा भी, आप लोग साल भर पढ़ाई किए हो ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा जब एसएन का फॉर्मूला आएगा ना, एसएन का फॉर्मूला कहने का मतलब क्या हुआ कि एसएन का फॉर्मूला कब लगता है? जब आपको पदों का योग दिया रहे। क्या दिया रहे? पदों का योग। जैसे आपको ऐसे दिया रहे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 10 तक। अब 10 पदों तक आप जोड़ के बताइए, तो वहां से आप एसएन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एसएन। ए निकाल दीजिए, डी निकाल दीजिए, एन आपको
पता है, ठीक है। आप एस एन निकाल दो। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, जहाँ nवा पद जो है a माइनस n-1 इंटू डी, इसको बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना कि अंतिम पद से निकालिए, तो जो ए हमारा प्रथम पद होता है वो हमारा अंतिम पद कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतिम पद। यहाँ लिखा भी है, जहाँ ए क्या है? अंतिम पद है। ये कब बोलना है? जब आपको अंतिम पद पूछा जाए। तो अंतिम का मतलब होता है अंतिम से, यानी शुरुआत वाला। जैसे अगर 2, 4, 6, 8 कहें और हम कहें अंतिम से निकालिए, तो अंतिम जो शुरू वाला होता है ना वो चल जाता है लास्ट में। तो ये हमारा जो प्रथम पद है वो हमारा अंतिम पद कहलाता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, आपको समझ में आना चाहिए। एस एन का फॉर्मूला जब आपको ए एन दिया रहे, क्या दिया रहे? ए एन दिया रहे, ए पता है, और आपको एस एन पूछा जाए तो आप ये शॉर्ट में फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। इसके साथ हमारा एपी खत्म हुआ। अब देखिए हमारा जो 6 चैप्टर होगा, 6 चैप्टर में ट्राइंगल होगा, बट उसमें हम नोट करके लिख दिए हैं दोस्तों। क्या है कि त्रिभुज इस अध्याय में कोई सूत्र नहीं पूछा जाता है, यानी जब त्रिभुज बनाइएगा तो उसमें कोई सूत्र नहीं पूछा जाता है। बस उसमें प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखिए कि कौन थेल्स प्रमेय है, कौन थेल्स का प्रमेय का विलोम है, कौन पाइथागोरस है, कौन पाइथागोरस का विलोम है। फिर उसके बाद साइड साइड का जो साइड है ना, समरूपता का नियम क्या है, सर्वागर्षण का नियम क्या है, बस आपको वो सब याद रखना है। फॉर्मूला कुछ नहीं होगा तो मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा, ठीक है। अब हमारा 7 नंबर चैप्टर समझिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? कहता क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और उदग्र रेखा को वाई अक्ष। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाइएगा ना तो एक प्लस वाला आकृति जिसको ग्राफ बोलते हैं, ग्राफ आप लोग बनाते हैं ना, तो जो ये सोई रेखा रहता है, जो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो सोई रेखा होता है, जो सोई रेखा होता है, इसको अच्छे से ये जो सोई रेखा है इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और जो ये खड़ी हुई रेखा रहता है उसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। और समझिए एक्स अक्ष को एक्स निर्देशांक भी कहते हैं और वाई अक्ष को वाई निर्देशांक कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज। समझिए आप लोग, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। तो इसमें आप लोग क्या क्या सीखे? सबसे पहले जो सुई रेखा रहेगा उसको एक्स अक्ष बोलेंगे, और एक्स अक्ष को हम लोग एक्स निर्देशांक भी बोलते हैं, और एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है, वाई अक्ष को कोटि बोला जाता है, वाई को वाई निर्देशांक भी कहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अंडरलाइन करते हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, उदग्र रेखा, उदग्र मतलब वही लंबा रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। समझ में आ गया? मूल बिंदु, जिस बिंदु पर क्षैतिज और उदग्र रेखा प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु क्या होगा समझिए आप लोग। मूल बिंदु जो होगा समझिए, जैसे ये हमने एक ग्राफ पारा, ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा अक्ष लिए? वाई अक्ष, और ये कौन सा लिए? एक्स अक्ष। अब बताइए ये कहाँ पर एक दूसरे को विभाजित कर रहा है? तो आप बताओगे ना कि सर हमको दिख रहा है कि ये विभाजित कर रहा है, इस बिंदु पर कर रहा है ना, और जो ये बिंदु पर विभाजित करता है इसी को तो बोलते हैं कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का जो दूरी होगा ये क्या होगा? 0, 0 होगा। क्या होगा? 0, 0 होगा। ये ध्यान देना आप लोग को, क्योंकि 0 जो है फर्स्ट वाला संख्या याद रखना है, फर्स्ट वाला संख्या एक्स के लिए होता है, सेकेंड वाला संख्या वाई के लिए होता है। क्या होता है? वाई के लिए होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। कहता किसी मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0, 0 होता है, मैंने बता दिया। किसी बिंदु का निर्देशांक में 2 मान होते हैं, सब बताया था ना कि एक्स और किसका होता है? वाई का होता है, जिसमें पहला वाला हमेशा एक्स होता है, सेकेंड वाला हमेशा वाई होता है। और एक्स को हम लोग एक्स निर्देशांक कहते हैं, या इसी को भुज कहते हैं, वाई को वाई निर्देशांक कहते हैं, या वाई को कोटि कहा जाता है। एकदम ये सब जितना भी आपको बताया जा रहा है बस पॉइंट आप ध्यान दीजिए कैसे क्या होगा, ठीक है। अभी आप लोग को बस इस पर कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। कहता है किसी बिंदु के बाह्य अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज या एक्स निर्देशांक कहलाती है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि या वाई निर्देशांक कहलाती है। एकदम कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या पूछेगा आपको। जब एक्स अक्ष कहता है, क्या कहता है? एक्स अक्ष कहता है, तो आप लोग को ध्यान देना चाहिए ना कि जब भी अगर एक्स अक्ष कहेगा तो वाई का मान हमेशा 0, और जब वाई अक्ष कहेगा तो एक्स का मान 0। देखिए एक्स अक्ष कहा तो देखिए एक्स अक्ष कहा तो वाई का मान क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। और जब वाई अक्ष कहा तो देखिए एक्स का मान क्या हो गया? 0 हो गया। बस ये ध्यान देना है, जब भी एक्स अक्ष कहे तो वाई का मान 0, वाई अक्ष कहे तो एक्स का मान 0, वाई अक्ष कहे तो एक्स का मान 0। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए
दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है। जब आपको कह दिया ना जाए कि 2,3 और 4,5 के बीच की दूरी निकालिए, 2,3 और 4,5 के बीच की दूरी निकालिए, तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र बोलते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एकदम रट जाइए, घोड़ के पी जाइए, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, अब मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है ये समझना है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी जो होता है, अगर कोई पूछेगा ना मूल बिंदु से दूरी निकालिए, तो डायरेक्ट आप लगा दीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे, बस मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, कुछ डीपली बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप ही लोग फिर कहेंगे कि सर बताइए इतना एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, बस फॉर्मूला हमें दे दीजिए। तो ठीक है, हम आपको फॉर्मूला दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, याद रखना है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये याद रखना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। त्रिभुज का केंद्र का फॉर्मूला याद रखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, यह विभाजन सूत्र पूछेगा आपको। तो देखिए m1 x2 जो दिए हैं ना, m2 x1, m2 के जगह पर आप n भी कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे भी पढ़ते हैं m(x2), क्योंकि हमने ऑफलाइन क्लास में n के ऊपर लेके बनाया। ठीक है, तो m(x2) प्लस n(x1) बटा m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। इससे आप विभाजन सूत्र निकाल सकते हैं, m(x2) प्लस m(x1) बटा m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका एक कोड मैं बताता हूँ, 23 31 12। 23 31 12 कोड होता है। 23 31 क्या होता है, 12 होता है। ये ध्यान देना है आप लोग को, 23 31 क्या होता है, 12 होता है। अब देखिए 1/2 x1 पहले लिख दीजिए, फिर y माइनस बाई करिए, फिर प्लस x2 करिए, फिर y माइनस बाई करिए, फिर प्लस x3, फिर y माइनस बाई। अब कोड लगा दीजिए, तो यहाँ देखिए 2 3 फिर 3 1 फिर 1 और ये कितना 2, तो 23 हो गया ना, 31 हो गया ना, 23 31 और ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो बस ये याद करना है कंप्लीट। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो x1 लगाइए इंटू y माइनस बाई, फिर प्लस x2, y माइनस बाई, फिर प्लस x3, y माइनस बाई। ठीक है, और फिर उसके बाद लगा दीजिए 23 31 12 का फॉर्मूला। तो ये हम लोग का त्रिभुज हो जाएगा। और एक चीज याद रखेंगे, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पूछा जाए, समरेखी पूछा जाए, क्या पूछा जाए, समरेखी, तो उसमें हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 0। क्या हो जाता है, 0। ये याद रखना है आप लोग को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समरेखी आप लोग जरूर पढ़े होंगे, समदूरस्थ आप लोग जरूर पढ़े होंगे। अब देखिए बच्चों, जिससे बच्चे काफी परेशान है, और ये हमारा जो है त्रिकोणमिति है, इसको धजिया उड़ा के रख देना है आज इसके फॉर्मूला को। त्रिकोणमिति से बच्चे हमेशा डरे रहते हैं कि त्रिकोणमिति उनको समझ में भी आता है, बट देखिए त्रिकोणमिति से डर क्यों नहीं लगेगा दोस्तों, आप सोच के देखो ना कि क्या आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद है। आप अपने अंदर से पूछो, क्या आपको याद है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। आप कहोगे कि नहीं हमको, बताइए, हम आपको कह देंगे कि कोई भी क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा निकालिए, तो साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो उसको निकालने के लिए कॉस थीटा में परिवर्तन करने के लिए आपको फॉर्मूला से गुजरना पड़ेगा, और फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आपसे बनेगा नहीं, बनेगा, समझिए। इसीलिए तो आपको कहते हैं कि त्रिकोणमिति से बच्चे डरते इसीलिए हैं क्योंकि उनको फॉर्मूला याद नहीं होता। फॉर्मूला याद कर लो ना भाई, फॉर्मूला याद कर लोगे तो त्रिकोणमिति आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। देखिए त्रिकोणमिति जो है ना, हमेशा एक फॉर्मूला से एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगल से निकलता है, वो है ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा, समकोण, याद रखिए आप लोग। अब इसको जो लंबा है उसको बोलते हैं लंब, लंब को हमेशा P से सूचित करते हैं। और जो ये सबसे बड़ी भुजा को पूछेगा, सबसे बड़ी भुजा, तो इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण को हमेशा H से डिनोट करते हैं। और जो ये परिरेखा है उसको B बोलते हैं, B मतलब आधार हो गया। तो इतना तो आपको याद हुआ ना सबसे पहले कि हमको समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब कि जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो, ये लंबा रहे तो लंब, लंब को प्रिपेंडिकुलर को हम लोग किससे सूचित करते हैं, P से। कर्ण को हमेशा हम किससे सूचित करते हैं, H से। कर्ण को हमेशा किससे सूचित करते हैं, H से। और जो सोया हुआ रेखा रहता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, और आधार को हमेशा सूचित करते हैं B से। आधार को हमेशा सूचित करते हैं किससे दोस्तों, B से। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला निकलता है, कर्ण बराबर पूछेगा तो देखिए जब भी जोड़ना घटाना हो तो हमेशा कर्ण से, लेकिन जोड़ना हो तो कर्ण ही
जोड़ेगा सिर्फ। तो कर्ण को बराबर आप कर सकते हैं तभी जब लंब और आधार को जोड़ के स्क्वायर करेंगे। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। याद रखना यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति के लिए। लंब बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, जिसमें h जो है कर्ण है, b जो है आधार है। फिर आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए जब भी घटाने की बारी हो तो हमेशा किससे घट रहा है? कर्ण से। क्यों ना घटेगा? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है भाई, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, ध्यान देना है। अब आगे देखिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टार्ट होता है। साइन थीटा का मान देखिए, इससे एक फॉर्मूला बताते हैं जिसको बोला गया था पंडित बद्री प्रसाद, और फिर उसके बाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऊपर साइन रहता है, फिर उसके बाद कॉस रहता है, उसके बाद टेन रहता है। आपको देखिए ये सब फॉर्मूला बनाने के लिए बस आपको तीन चीज ध्यान देना है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। बस तीन चीज याद रखोगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा कौशिक हो जाता है। साइन का उल्टा अगर बात करें तो क्या हो जाता है? कौशिक हो जाता है। अगर साइन कहेगा कि हम आज दिन है तो कौशिक कहेगा कि नहीं बाबू रात है। समझ में आ रहा है आपको? उल्टा का मतलब यही हुआ। ठीक है, अगर कॉस कहेगा कि नहीं अंधेरा है तो आप जो सेक रहेगा उसका उल्टा वो कहेगा कि नहीं उजाला है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर साइन कहेगा 2/3 है तो ये कहेगा 3/2 है। तो उस प्रकार से ये उल्टा होता है। तो अगर साइन कॉस टेन याद कर लेते हो तो फिर कॉसेक से कॉट में तो कोई कुछ रखा ही नहीं, वो तो आराम से आप याद कर लोगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब देखिए यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद मतलब साइन का मान जो होगा, ठीक है, साइन का जो मान होगा ये क्या होगा समझिए। साइन का मान देखिए ऊपर से नीचे देखिए तो पी और मतलब एच, यानी पी मतलब लंब और एच मतलब कर्ण। तो साइन का पूछेंगे तो लंब बटा कर्ण, कॉस का पूछेंगे बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार। तो इसे तो आप पूरा याद कर लेंगे। तो ये सब याद करने का जरूरत है नहीं, बस ट्रिक याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अभी तो महाकुंभ का समय चल रहा है दोस्तों, तो आप क्या बोलोगे? हर हर बोलोगे ना। ठीक है, अब हमारा देखिए इसमें क्या है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। कौशिक का देखिए इसका उल्टा हो गया, पी बटा एच है तो एच बटा पी कहे ना कि साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक होता है। ठीक है, अब देखिए कॉस का हो गया धार बटा कर्ण, तो ये इसका उल्टा से का क्या होगा? कर्ण बटा आधार होगा। टेन का अगर हो गया लंब बटा आधार तो कॉट का आधार बटा लंब होगा। ठीक है, ध्यान देना आप लोग को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान देना है ये चीज, जब हमारा कोई फंक्शन उल्टा पूछा जाए और दोनों का गुणनफल पूछा जाए तो हमेशा याद रखना है एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो साइन थीटा गुना कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? एक। क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक, तो इसका मान हमेशा एक होगा। और बताइए कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, उसका भी मान एक होगा अगर गुना करते हैं तो। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, उसका भी मान एक होगा। बस ये ध्यान देना। अभी से फॉर्मूला निकालिए आप लोग। अगर हम साइन थीटा का निकालते हैं तो बताइए साइन थीटा बराबर हो गया, साइन थीटा बराबर इधर क्या है? 1 है तो 1 ऊपर हो गया, गुना में कौशिक है ना, तो नीचे किस चीज में आएगा? भागा में। तो हो गया साइन थीटा बराबर 1 बटा कौशिक थीटा। अब कौशिक का निकालिए, कौशिक की बारी। तो 1 है तो 1 दे दीजिए। ठीक है, गुना में साइन थीटा है, गुना में साइन थीटा, नीचे आएगा किस चीज में? भागा में। तो बस एक फार्मूला से बहुत सारा फार्मूला निकल जाता है। तो बस आप क्या करिए ना, आप जड़ को कंप्लीट रखिए, तना पेड़ सब अपने आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना आप लोग को। ठीक है, अब हमारा देखिए आगे जो फार्मूला है इसको समझते हैं। ठीक है, आगे फार्मूला हमारा है उसको समझते हैं। ये आप लोग को जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। त्रिकोणमिति के देखिए एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं अगर आप इतना फार्मूला देख लेते हो। ठीक है, अब हमारा जो है अगला फार्मूला समझिए, ये है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 बटा कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 बटा कॉस थीटा। सही है। अब टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का भी मान 1 होता है, तो टैन थीटा बराबर कौन सा थीटा? 1 बटा कॉट थीटा होगा। और अगर हम इसमें से निकाल देंगे कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा का मान, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1, और गुना में टैन थीटा है तो नीचे बटा में टैन थीटा हो जाएगा। तो बस आपको क्या कहे ना कि आप बस जड़ कंप्लीट करो, बाकी फल फ्रूट सब ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ओके, अब यहाँ से देखिए कुछ कुछ फार्मूला इंपॉर्टेंट भी है। इसमें फार्मूला इंपॉर्टेंट क्या है? एक ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आपको जो है ना नॉर्मल है। ठीक है, मेन रूप से आप ये याद कर लेना, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बाकी ये सब फार्मूला तो आपको जब यूज करोगे तब हल्का फुल्का यूज होगा। मेन रूप से ये फार्मूला इतना जितना फार्मूला बता रहा हूँ ना उतना कंप्लीट कर लोगे, दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए
देखिए tan थीटा है बराबर sin थीटा बटा cos थीटा कहते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आप इस पर स्क्वायर नहीं कर सकते, तो वही तो हो गया sin थीटा का होल स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर। cot थीटा का आप याद रखें cos थीटा बटा sin थीटा, तो cos थीटा का होल स्क्वायर बटा sin थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ tan थीटा का होल स्क्वायर याद रखना है 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा का होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ये मान कब निकालते हैं हम लोग, जब हमको पूरक कहता है। पूरक का मतलब कि जब दो कोणों का योगफल हमारा 90 डिग्री आएगा ना त्रिकोणमिति के सवालों में, और ये 8.3 जो बच्चे बनाए होंगे ना उनको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, मतलब साइन जो है थीटा के साथ गुना करता है तो वो अगला फंक्शन में बदल जाता है। साइन बदलता है किस में, cos में, तो cos बदलेगा किस में, साइन में। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos जो है थीटा के साथ गुना करेगा तो वो साइन थीटा में बदल जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan जो है थीटा के साथ गुना करेगा तो वो cot थीटा में बदलेगा, तो cot जो है ये tan थीटा में बदलेगा। बस यही तो है। sec 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर sec बदल रहा है cosec में तो cosec बदलेगा sec में, ठीक है। तो बस ये याद रखना। ये फॉर्मूला कब लगता है पता है आप लोग को, जैसे अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहे, अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहे कि साइन जो है 30 डिग्री और बटा में, साइन जो है 30 डिग्री और बटा में क्या है कॉस, कॉस आपका क्या है 60 डिग्री। अब बताइए ये दोनों को जोड़ के कितना आता है, ये दोनों को जोड़ के कितना आता है, 90 आ रहा है ना। अगर 90 आ रहा है तो दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है ये फार्मूला पर, और उसके बाद आप बना लेंगे, ठीक है। ये सब फार्मूला 8.3 के लिए है। अब यहाँ से समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, जब योगफल के रूप में रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 रहे तो इससे क्या क्या निकलता है। देखिए ये सब याद रखिए, एक एक फार्मूला जो जो आपको घेरा लगाते हैं ना उसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से फार्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, बताइए प्लस है तो उधर क्वेश्चन में जाएगा माइनस में, तो क्या बच्चे इसको भी याद करेंगे, आप लोग इसको याद करेंगे, नहीं करेंगे बाबू, कि सिर्फ इसको याद करिए ना। प्लस माइनस कहाँ जा रहा है, रूट में कहाँ जा रहा है, ये तो आप लोग को आता ही है। अगर हम आपको दे दें पूरा का पूरा दूध दे दें, चाय पत्ती दे दें, चीनी दे दें और गैस दे दे, चूल्हा, सब चीज़ दे दे, और आपको हम कहेंगे चाय बनाने के लिए, तो अपने अपने बना सकते हो बिल्कुल। अरे नहीं भी आएगा बनावे तो सब डाल करके एक बार झोंक देना और क्या होगा, तो बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना दोस्तों। तो उसी प्रकार से जब हम आपको डायरेक्ट पूरा का पूरा किचन दे दिए तो आप क्या, आपको हम कहेंगे बर्तन खोज, कढ़ाई निकालिए और चम्मच निकालिए, तो आपने किचन से निकाल सकते हो। तो यही है ना एक तरह से कि फॉर्मूला, तो मेन फॉर्मूला आपको दे दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे आपको बस निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए स्क्वायर हटा तो कोचिंग चला गया, रूट में चला गया, किस स्टेट में चला गया, रूट में चला गया, ठीक है। अब देखिए हमारा कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ 1 है तो 1 दे दिए, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आया तो कौन सा थीटा, माइनस, सॉरी प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर आया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटा दीजिए तो कुछ में चला जाएगा रूट में। तो कुछ भी हार्ड नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को क्या है ना कि बस मेहनत करना है, और मेहनत करने में भागिएगा तो फिर कैसे होगा काम, एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है। एक बार आप रिजल्ट तो ला के दिखाओ, रिजल्ट अगर अच्छा आता है ना दोस्तों तो एकदम सोचो कि आपसे जो आदमी बोल भी नहीं रहा है वो भी बोलेगा, ठीक है। क्या रिजल्ट आप अच्छा से लाओ, आपको अपने में जो है ना बहुत खुशी मिलेगी। तो ये नहीं कि आप दूसरों के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर अच्छा रिजल्ट लाओगे तो आपके माता पिता भी खुश होंगे बहुत, ठीक है। तो बस ये मौका गंवाना नहीं है दोस्तों, उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट आपको लानी है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला कब लगेगा, जब आपको ऐसे पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, बराबर क्या होता है 1 होता है। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 है तो 1 माइनस tan तो उधर गया प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। tan स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इधर भेज दीजिए तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, इधर आया माइनस 1। बस ये फार्मूला आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसे आप निकाल दीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1, आई माइनस कॉट तो उधर गया प्लस कॉट 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो बस फार्मूला याद रखिए। और जब हम लोग 8.2 में प्रवेश करेंगे तो हमको एक चीज़ और कंप्लीट होना चाहिए, वो टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेबल, ठीक है। टेबल कंप्लीट रखोगे दिक्कत नहीं होगा। देखिए साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान, आपको मैंने क्या बताया था, जब आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया था ना तो आपको हम पूरा का, देखिए जो बच्चे को दिक्कत है ना कि त्रिकोणमिति में कि सर हमको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है, तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है। आप चाहोगे तो मैं
आप चाहोगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप पूरा का पूरा एकदम अच्छे से समझाया गया त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, एक से पूरा का पूरा जितना भी आपका चैप्टर है ना, पूरा का पूरा बुक मैंने आपको पढ़ा रखा है। जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए सभी के सभी क्वेश्चन बता रखा है बिल्कुल सही ढंग से, ठीक है। तो एकदम उसको आप देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको पूरा का पूरा मैं उसमें ट्रिक भी बताया था कि कैसे कैसे ये टेबल आता है, ठीक है, पूरा बता दिया था। साइन 0 का मान 0 याद रखना है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। मैंने बताया था ना कि सबसे पहले 0 स्टार्ट होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर सब में 4 से भागा लगाइए, सब में 4 से भागा लगाइए, सबको रूट पहनाइए, अंदर रूट पहनाइए, सबका आंसर आ जाएगा। कॉस में क्या होगा, 0 1 2 3 4 चले थे, यहाँ 4 3 2 1 0 चलेंगे, और उसमें सभी में 4 से भागा दीजिए, सभी में 4 से भागा दीजिए, फिर रूट पढ़नाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। साइन कॉस आपको क्या बताया कि मेन रूप से 3 चीज याद रखिए, साइन कॉस टेन। टैन में क्या होगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर दीजिए, टैन में क्या होगा कि साइन थीटा बटा क्या कर दीजिए, कॉस थीटा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा 0/1 आंसर क्या आता है 0, ठीक है। एक चीज याद रखना, इसको इन्फिनाइट बोलते हैं, इन्फिनाइट का उल्टा क्या होता है 0, और 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनाइट होता है, ठीक है। इन्फिनाइट कब आता है, जब किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग लगाते हैं तो इन्फिनाइट आता है, अगर 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो उसका मान 0 आता है, ठीक है। ये ध्यान देना आपको, ठीक है। अब देखिए 0/1 आंसर क्या आया 0, 1/2 √3/2, बताइए 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बचा तो 1/√3, तो सब फॉर्मूला बेस्ड है। ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, तो कितना बार में कटेगा, एक बार में। यहाँ बताइए 2 से 2 कटा, ऊपर √3/1 तो इसका मान √3 हो गया। अब देखिए 1/0 है, 0 से किसी भी संख्या में भागा लगाइएगा तो उसका मान क्या होगा, इनफिनाइट होगा। क्या होगा दोस्तों, इनफिनाइट होगा। तो इतना तो आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए टैन है, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो देखिए 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनाइट का उल्टा 0। तो बस आप इतना टेबल वगैरह जितना भी बताया जा रहा है सब कंप्लीट रख लीजिए, अच्छा से कॉपी में कर लीजिए। बस साइन कॉस टेन याद रखिए, उसके बाद ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि हमेशा त्रिकोणमिति जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो पाई का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। ऐसे तो पाई का मान आप लोग याद रखे होंगे 22/7 3.14, लेकिन पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर आप पाई/2 करेंगे तो 180 को 2 से भागा लगाइएगा, कितना आएगा 90। पाई/3 करेंगे, पाई का मान हमेशा 180 रखना है त्रिकोणमिति में, तो क्योंकि वो रेडियन का काम करता है, उसमें भी डीपली क्या बताऊं आपको। पाई का मान 180 डिग्री बटा 3 यानी 3 छक 18 60 डिग्री, पाई/4 45 डिग्री, पाई/6 30 डिग्री, ठीक है। तो बस ये आपको कंप्लीट करना है, यहाँ तक आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना मैं त्रिकोणमिति बताया हूँ दोस्तों, हर एक टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लो। अब हमारा जो है अगला चैप्टर वृत्त सर्कल, ठीक है, उस पर हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारा नोट्स है। कहता है वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब ये वृत्त है, ठीक है। अब स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, जो जिस सतह को छू करके जाए, आपको कहेगा ना कि आपको स्पर्श करके चला गया, मतलब कोई व्यक्ति आपको छू करके चला गया तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे इस ये वृत्त है, इस पर हम स्पर्श करते हैं, क्या होगा स्पर्श, समझिए। ये आया, ये लाइन आ रहा है, ये लाइन आ रहा है, ये लाइन आया, और फिर ये लाइन देखिए इस वृत्त को क्या किया, स्पर्श करके चला गया, इसी को तो स्पर्श रेखा कहते हैं। अब कहता है अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, बिल्कुल खींची जा सकती। इधर से खींचिए, इधर से खींचिए, सभी के सभी देखिए, इधर से खींचिए, सभी के सभी स्पर्श रेखाएं, टोटल स्पर्श रेखाएं, टोटल स्पर्श रेखाएं, ये सब ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है, कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, ये सब आप लोग जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। सभी के सभी स्पर्श रेखा, तो हम एक स्पर्श रेखा थोड़ी खींच सकते हैं, हम बहुत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, पहला आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा समझिए, तो वृत्त के किसी बिंदु से एक ही बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर वृत्त है, ठीक है, इस पर अगर हम बिंदु ये दे दिए और इस पर अगर स्पर्श रेखा खींचने की बात करें तो आप ओनली फॉर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ओनली फॉर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये कहा कि अगर कोई बिंदु है और उस पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो एक देखिए, एक स्पर्श रेखा खींचेगा तो एक बिंदु बनेगा, दूसरा खींचेगा दूसरा बिंदु बनेगा, तीसरा खींचेगा तीसरा बिंदु बनेगा, चौथा खींचेगा चौथा बिंदु, मतलब एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब हमारा अगला देखिए कि वृत्त के क्या बोला गया कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये वृत्त है और यहाँ से कोई बिंदु ले लिया, इस पर बताइए कि अगर हम इस बिंदु से चाहेंगे तो कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकते हैं, तो 2, एक ये, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गया, बस 2 के अलावा और स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते। तो ध्यान रहना चाहिए, अगर कोई वृत्त है और उसका कोई बाहर बिंदु है, ये कोई बाहर बिंदु है, तो उस पर कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 खींची जा सकती है, ठीक है। अब आगे देखिए हमारा
वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर, ठीक है, वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अगर वृत्त है, यहाँ पर कोई भीतरी बिंदु है, अब इस पर कैसे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? सोच के देखिए। स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि बाहर से स्पर्श करके, आप अंदर जाके स्पर्श थोड़ी करोगे, तो ये चीज हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, वृत्त का त्रिज्या, यहाँ से हमारा मेंसुरेशन, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि बच्चे अब इसी को भूलते हैं, ज्यादातर बच्चे जो है ना इसी को भूल जाते हैं। वृत्त का त्रिज्या क्या होता है? व्यास बटा 2 होता है। व्यास बटा 2 का मतलब क्या होता है कि व्यास जो है, समझिएगा, त्रिज्या जो है व्यास का कितना होता है? तो वो 2 गुना होता है। त्रिज्या जो है व्यास का क्या होता है? सॉरी, 2 गुना नहीं होता है। त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब जैसे देखिए कोई वृत्त है ठीक है, अब यहाँ से मैंने कोई सेंटर ले लिया। अगर हम यहाँ से इस सेंटर से इस वृत्त के सतह को अगर स्पर्श करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, ये टोटल देखिए वृत्त जो बनता है ना, ये टोटल बिंदु के समूह से ही बनता है, ये ध्यान देना, बिंदु के समूह से। यहाँ पर ये क्या है? तो इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। और जब इस बिंदु से पूरा का पूरा अगर हम इस रेखा को लगा आगे बढ़ा देना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तो रेड क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। व्यास को हमेशा डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2 आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। बस याद रखते चलो आप लोग, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से जब 12वां चैप्टर में चलोगे ना, तो वहाँ पर आपको सेक्टर का फॉर्मूला आएगा, और वहाँ पे हमारा क्या होगा? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और वृत्त के चतुर्थांश का, वृत्त का त्रिज्या खंड पूछेगा तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा त्रिज्या खंड के संगत के चाप की लंबाई, तो थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। एकदम याद रखो, आप लोग जरूर पढ़े होंगे, तो बस आपको तो याद होना, बस हम आपको बता रहे हैं कि इतना फॉर्मूला आप लेके जाना। वर्ग का विकर्ण क्या होगा? तो भुजा गुना √2, यानी इसको बोल सकते हैं √2 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो यहाँ होगा 4 गुना भुजा होगा, ठीक है, 4 गुना क्या होगा? भुजा होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, तो हमारा वर्ग का क्या है? क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, भुजा स्क्वायर। सभी लोग जानते हैं क्या? भुजा स्क्वायर। आयत का विकर्ण √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। और घन का विकर्ण √3 गुना भुजा। घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, हमारा घन का आयतन भुजा क्यू। घनाभ का विकर्ण √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ का क्षेत्रफल √2 इंटू LB प्लस BH प्लस H, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई, और वो गुना ऊंचाई, फिर उसके बाद प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। बस ये याद रखना है आप लोग को। बस जितना फार्मूला है सब अच्छे से कंप्लीट रखिए। फिर उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। घनाभ का आयतन L गुना B गुना H। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बटा क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। √3 बटा 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A/4 गुना √4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये याद रखना है आप लोगों को। विषमबाहु त्रिभुज का, जिसको हीरोन का फॉर्मूला बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, जितना फार्मूला बताया जा रहा है। देखिए काफ़ी मेहनत लगता है, बस एक आपको लाइक, एक आपको सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप चैनल पे नए हैं तो, ठीक है। दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करिए, उसका लाभ वो बच्चे ले सके जिनका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमेशा याद रखना है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, और शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल इन प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप लोग ध्यान से लगाइए, ठीक है। बस देखिए, जितना फार्मूला बताया जा रहा है ना, जितना फार्मूला आपको बताया जा रहा है, बस अच्छे से ध्यान दीजिए,
कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, जिसको हम बोल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का छिन्नक बाल्टी यहाँ से पूछा जाएगा तो ये बाल्टी आप लोग जरूर पढ़े होंगे, पाई इंटू R1 प्लस R2। देखो बाल्टी जब होता है ना तो ऊपर भी एक त्रिज्या होता है, एक नीचे भी त्रिज्या होता है, तो नीचे वाला त्रिज्या छोटी त्रिज्या, ऊपर वाला त्रिज्या बड़ी त्रिज्या होता है, तो उसके लिए डबल आर का प्रयोग किया जाता है, तो R1 प्लस R2 यहाँ लेकर के बता रहे हैं आपको, ठीक है। शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल होगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल होता है, ठीक है। अब देखिए शंकु का जो है छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल होता है, और पाई R1 का होल स्क्वायर और पाई R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। शंकु के छिन्नक का आयतन यानी बाल्टी का आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, मतलब पहला त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरा त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिए, पहला त्रिज्या गुणा दूसरा त्रिज्या कर दीजिए, आपका पूरा का पूरा छिन्नक तैयार हो जाएगा, सही है। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं किस में, तो स्टैटिस्टिक्स में बढ़ते हैं, मतलब संख्यांकी में बढ़ते हैं। इसमें माध्य का माध्यक का बहुलक का, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आना तय है एग्जाम में दोस्तों। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ना आना है, बिल्कुल क्या है, तय है। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले जाइए। सबसे ज़्यादा तो कंप्लीट रखिए बहुलक का, क्योंकि बहुलक का क्वेश्चन आता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। माध्य का क्या होगा, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, बहुलक ही ज़्यादा पूछता है। माध्य का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। सिग्मा जहाँ लग गया ना, सिग्मा इसको बोलते हैं, ठीक है। जहाँ सिग्मा लग गया मतलब समझ जाइए वहाँ जोड़ेगा, क्या करेगा, जोड़ेगा। मतलब जहाँ मतलब सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, क्या होता है दोस्तों, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। बहुलक का फार्मूला याद रखिए, यल प्लस क्या याद रखना है, बहुलक का फार्मूला एल प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुना आई है नहीं, गुना एच कर देना, क्या कर देना, एच कर देना, क्योंकि जो जो बच्चे ऑफलाइन में हमसे पढ़े हैं उनको तो हमने एच ही बताया है, ठीक है। तो आप ध्यान देना, यहाँ हो गया एल प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना एच। ये बहुलक का एकदम रट लीजिए आप फार्मूला, और बस एग्जाम में देख लीजिए एल क्या है, एल मतलब बहुलक वर्ग की लिमिट सिवा, F1 क्या है तो बहुलक वर्ग की 12 बारता, F0 उसके पहले की 12 मतलब F0 मतलब बहुलक वर्ग की 12 बारता, F1 मतलब उसके पहले की 12 बारता, F2 मतलब उसके बाद की 12 बारता, एच का मतलब वर्गतराल के बाप। बस ये सब जितना भी है आप लोग को कवर होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा देखिए माध्यक का फार्मूला क्या होगा, किसका, माध्यक का। समझिए माध्यक का फार्मूला क्या होगा। देखिए माध्यक का फार्मूला होता है दोस्तों L प्लस N/2 माइनस सी एफ है, क्या है, सी एफ है, सी एफ बटा एफ गुना में आई नहीं, गुना में एच, गुना में एच। माध्यक का फार्मूला क्या होगा, L प्लस N/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच। अब देखिए ये फार्मूला कब लगाना है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। जब आपको क्वेश्चन में माध्यक भी दे दिया जाए और माध्य भी दिया जाए और पूछ दिया जाए आपको बहुलक, क्या पूछ दिया जाए, बहुलक, तब आराम से आप लगा देना 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। अब यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी का क्या होगा, कहता है असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। 0 का मतलब अगर हम आपको मान के चलिए एक बाल्टी देंगे, ठीक है, बाल्टी में हम आपको लाल कलर का गेंद देंगे, पीला कलर का गेंद देंगे, और हम आपको कहेंगे ब्लू कलर का गेंद निकालिए, क्या आप निकाल सकते हो, सुनिए बढ़िया से, लाल देंगे पीला देंगे, आपको हम कह देंगे ब्लू कलर का गेंद निकालिए बच्चों, क्या आप निकाल सकते हो, आप कहोगे कि सब संभव ही नहीं है, क्योंकि आप लाल और पीला डाले हैं, ब्लू कैसे निकलेगा। तो जब असंभव घटना होता है ना तो उसके लिए 0 दिया जाता है प्रायिकता में, आप पढ़े होंगे। असंभव घटना का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। संभव घटना का प्रायिकता क्या होगा, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन संभव घटना का प्रायिकता हमेशा याद रखना है 1, और असंभव घटना का मान 0। संभव घटना का मान 1 और असंभव घटना का मान 0 याद रखना है, संभव घटना का मान 1 और असंभव घटना का मान 0। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, जो बिल्कुल निश्चित रूप से होती है उसको 1 होती है, और निश्चित घटना का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये मेन रूप से ये फार्मूला है प्रायिकता का फार्मूला, ठीक है। प्रायिकता का फार्मूला हमारे पक्ष में घटनाएं बटा कुल घटनाएं, जिसको हमने पढ़ाया था, ये फार्मूला लिखाया था, हमारे पक्ष में घटनाएं बटा कुल घटनाएं, और वही ये चीज़ है दोस्तों कि घटनों की कुल संख्या बटा कुल घटनों की संख्या, घटनों की कुल संख्या बटा कुल घटनों की संख्या, ये किसका होता है, तो प्रायिकता का होता है, प्रोबेबिलिटी का होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम आपको कुछ
इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, ठीक है। आप समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हम आपको सिक्का बताए थे, ठीक है। देखिए सिक्का पे अगर आपका होगा ना, तो एक सिक्का को अगर आप एक उछालते हैं तो कितना आता है, हेड आता है, नहीं तो क्या आता है, टेल आता है। हेड नहीं तो क्या आता है, टेल आता है। तो हमारे पक्ष में घटना बटा क्या हो गया, कुल घटना, ये होता है प्रायिकता का फॉर्मूला। अगर हम आपसे पूछे एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक सिक्का को अगर हम एक बार उछालेंगे तो संभव परिणाम क्या होगा, हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। और हम कहेंगे हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितना बार आया, एक बार, और टोटल कुल घटना कितना बार है, एक और एक दो बार, तो 1/2 हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगर हम आपको टेल पूछते तो वही आंसर होता है 1/2, क्योंकि दोनों का आंसर एक ही आएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों की प्रायिकता समान ही आती है, ठीक है। ये ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर हम आपको, ठीक है, एक सिक्का देते यानी 2 पे पावर 1, इसका मान होता है 2, ठीक है। अगर कुल घटना की बात करें तो उसका कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम 2 सिक्का की बात करें तो उसका संभव घटना कितना आएगा, 4 आएगा। 3 सिक्का की बात करें तो उसके संभव घटना कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो ये तीन, मिनिमम 3 सिक्का तक आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो ध्यान देना है आप लोग को कि अगर आपको एक सिक्का उछालने की बात करें तो टोटल कुल घटना कैसे निकालेंगे, 2 पे पावर 1 कर देंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 2 पे पावर 2 कर देंगे, 2 कर देंगे, इसका मतलब कितने सिक्का उछाला जा रहा है, 2 सिक्का उछाला जा रहा है तो उसका मान 4 होगा, 3 सिक्का उछालेंगे तो उसका मान 8 होगा, ठीक है। ये सिक्का पर क्वेश्चन था। अब हमारा अगर बात करें पासा का, क्या करें, पासा का, पासा आप समझते हो ना, पासा आप समझते हो, जैसे ये होता है क्या, पासा, ठीक है, क्या होता है, ये पासा होता है, ठीक है। अब ये पासा होता है जिसमें 3 फलक दिखता है, 3 फलक नहीं। इसमें कहे कि पासा में क्या क्या होता है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है, इतना ही होता है ना। अगर हम आपसे पूछेंगे एक पासा को एक बार उछाला जाता है, एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो उसमें 3 आने की प्रायिकता, तो बताइए 3 कितना बार आया है, 3 कितना बार आया है, बताइए 3 कितना बार आया है, एक बार, तो 1/, और टोटल कितना है, 1 से कहाँ तक आया, 6 तक, तो 1/6 हो गया। अगर 2 कहेंगे तो उसका मान भी 1/6 होगा, 4 कहेंगे तो उसका भी मान 1/6 होगा। अगर हम कह देंगे एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 6 आने की प्रायिकता, तो 6 आने की प्रायिकता 1 कितना होगा, 6, मतलब एक का जितना भी प्रायिकता आएगा वो 2 का आएगा, 3 का आएगा, 4 का आएगा, 5 का आएगा, 6 का आएगा। अगर आपको पूछेगा एक पासे को एक बार उछाला जाता है उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना, 3 और बटा में कितना, 6, 3 दूना 6 काटिए, 1/2 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर हम आपको कहें इसका संभव परिणाम समझिए, अगर हम एक पासा का बात करें, 6 पर पावर 1 कर दीजिए, 6 होगा, ठीक है। अगर 2 पासा का बात करें, 6 का स्क्वायर कितना, टोटल से परिणाम कितना होगा, 36 होगा। अगर 3 पासा की बात करें तो 6 छक 36 और 36 छक कितना होगा, 216 होगा। तो बस ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। कुल परिणाम गेंद वाला तो आप लोग समझ ही जाते हैं। अगर हम आपको बताइए गेंद वाला क्वेश्चन क्या होगा कि अगर हम आपको टोकरी देंगे, ठीक है, इसमें हमको लाल कलर गेंद, ब्लू कलर गेंद, पीला कलर गेंद दे देंगे, ठीक है। जिसमें लाल जो है आपका कितना है, लाल आपका कितना है, 3 है, और पीला जो है आपका कितना है, पीला जो है आपका कितना है, 2 है, और ब्लू जो है, ठीक है, ब्लू जो है आपका कितना है, तो ब्लू आपका 5 है। हाँ, हम आपको पूछ दिए जाए कि जो है मुनमुन, ठीक है, मुनमुन जो है टोकरी में हाथ डालती है और उसको लाल कलर के टोकरी में हाथ डालती है, यादृच्छा मतलब बिना देखे एक टोकरी में हाथ डालती है, उससे लाल कलर का गेंद निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उसके हाथों में लाल कलर का गेंद है। तो लाल कितना है बताइए, 3, तो 3 से मतलब रखिए, और टोटल मतलब टोटल को जोड़ना है, लाल पीला ब्लू सब, 3 2 5 और 5 5 10, यानी 3 ही बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप गेंद के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब समझिए थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में, ठीक है। कार्ड्स में देखिए, टोटल कार्ड्स में तो ताश के पत्तों, टोटल ताश का पत्ता कितना होता है, 52 होता है, कितना होता है दोस्तों, 52 होता है, जिसमें रेड कलर का 26 और फिर रेड कलर का 26 होता है और ब्लैक कलर का हमारा 26 होता है, ठीक है, याद रखना है। रेड 26 ब्लैक 26, रेड 26 ब्लैक 26। अगर इसी में से हम आपको पूछ दे 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता लाल कलर का है, तो लाल कितना है, 26 से 26/52 कर देंगे। काला पूछेंगे तो वही 26 26/52 कर देंगे। अब ये पूरे को हम लोग 4 भागों बांटते हैं, तो पहला आपका चिर्री, पहला आपका चिर्री हो गया, दूसरा आपका डायमंड हो गया, तीसरा आपका हुकुम हो गया, चौथा आपका ईंट हो गया। तो बस ये 4 पत्ता में बांटा गया है, जिसमें आप लोग को देखा जाए तो चिर्री कुछ इस प्रकार से आप देखें ना, चिर्री इस प्रकार से होता है, ठीक है। और फिर उसी प्रकार से अगर हम बात करें, ठीक है, चिर्री आपका कुछ इस प्रकार से होगा। उसी का बात करें अगर हम
हुकुम का बात करें तो हुकुम का पत्ता थोड़ा सा दिल आकार का होता है, उसमें डंटी लगा रहेगा तो हुकुम हो गया, ठीक है। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड का शेप का होता है, ठीक है, डायमंड का शेप का होता है, ये डायमंड हो गया, ठीक है। पान की पत्ता का बात करें, हार्ट्स की बात करें तो ओनली फॉर दिल होगा, ठीक है, ओनली फॉर क्या होगा, दिल होगा। तो ये सब पत्तों से आप समझ जाइएगा, जिसमें 26 लाल होता है, 26 क्या होता है, काला होता है, 26 लाल और 26 काला होता है। चिर्री हमेशा काला होगा, याद रखना, चिर्री हमेशा क्या होगा, काला होगा। डायमंड लाल होगा, डायमंड क्या होगा दोस्तों, लाल होगा। और ये हर्ट्स भी हमारा लाल होगा। चिर्री और हुक्म काला कलर और ये दोनों लाल कलर, ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें अगर आप बात करें तो टोटल पत्तों में क्या क्या होता है, ए होता है। टोटल पत्तों में क्या होता है, ए होता है। ए मतलब मुन्ना हुआ, इसको इक्का बोलते हैं। फिर दुक्की हुआ, तिक्की हुआ, चौवा हुआ, पंजा हुआ, छक्का हुआ, सत्ता हुआ, अट्ठा हुआ, फिर उसके बाद नहला, फिर उसके बाद दहला, फिर उसके बाद गुलाम, बेगम, बादशाह, ठीक है। ये इतने पत्ता, 13 पत्ता होते हैं। अब 13 पत्ता 4 पत्ता में गुणा कर दीजिए, 13 चौक कितना हो गया, 52 हो गया। तो टोटल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, जिसमें इक्का दुक्का अगर हम कहेंगे, इसमें 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा जाता है। दुक्की आने की प्रक्रिया क्या होता है, दुक्की कितना बार आएगा, यही जितना आपको लिखा गया ना, ये टोटल पत्ता इस सभी में होता है। तो दुक्की एक हुकुम में होगा, चिर्री में होगा, ईट में होगा, सभी में होगा। तो दुक्की कितना बार होगा, 4 बार। 4/52 कर दीजिए, यानी 1/13 हो गया, ठीक है। अब गुलाम बेगम बादशाह, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, फेस कार्ड। तो कोई भी कार्ड्स में फेस कार्डों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। ये ध्यान देना है कि कितनी होती है, 3 होती है। अगर हम पूरे के पूरे मिला देंगे, पूरे के पूरे मिला देंगे टोटल पत्तों में, तो 3 चौक कितना हो गया, 12। यानी फेस कार्ड की संख्या याद रखना है आपको, कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। ये ध्यान आपको रखना है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको जरूर ये समझ में आया होगा। देखिए, बस आप लोग जितना फार्मूला बताया गया ना, अच्छे से कंप्लीट रखिए, टोटल अच्छे से कंप्लीट रखिए। दिक्कत होगा तो आप कमेंट में अपना राय जरूर दें, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वो भी बच्चे उसका लाभ ले सके जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।